Hey, hello, hi everyone. This is Shivam Singh Rajavat and you are watching me on History Saga. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक को आप प्री मॉडर्न हिस्ट्री के अंडर रख सकते हैं। इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है, हिस्ट्री पढ़ते समय हमारा एनकाउंटर होता है न्यूमरस फैक्ट से, और चैलेंजेस हमारे सामने ये है कि इतने सारे फैक्ट्स हम याद नहीं रख सकते हैं। सो इन दिस लेक्चर आई एम ट्राइंग टू मेक दिस monstrous टास्क मोर इजी। लेट्स हैव अ लुक। स्टार्ट कर रहे हैं हम 18वीं शताब्दी के स्वतंत्र व स्वायत्त राज्य। दैट मीन्स कि जब हमें पता है दिल्ली पर हमने मुगल्स को पढ़ा है, बट हमें एक तारीख याद रखनी चाहिए 1707। 1707 की वह तारीख जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, औरंगजेब का डेथ। औरंगजेब की मृत्यु के साथ में अन्य भारतीय इलाके अपने स्वतंत्रता को पुश करने लगते हैं। दैट मीन्स कि अब वो मुगल की छत्र छाया में नहीं रहना चाहते और अपना खुद का स्वतंत्र अस्तित्व तलाश कर रहे होते हैं। उसी क्रम में हमारा कुछ राज्यों में हमें जो राज्यों को पढ़ना है, पहला है उनमें से बंगाल। तो ये जो तारीख है 1707 औरंगजेब की डेथ, ये हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री। तो सबसे पहले बंगाल को देखते हैं। जब औरंगजेब गद्दी पर था तो अब देखो इसकी डेथ कब हुई 1707 में, तो ये वाला आप देखिए 1701। डेट मीन्स कि औरंगजेब उस समय जीवित है। तो 1701 के अंदर औरंगजेब ने किसी मुर्शीद कुली खां को नियुक्त किया। क्या नियुक्त किया? कौन सा पद था? नायाब सूबेदार का पद था। अब बात यह है कि ये अंतिम नायाब सूबेदार था जिसको मुगल्स ने अपॉइंट किया था। और किस मुगल्स ने अपॉइंट किया था? औरंगजेब ने। पहली चीज़। अब बात यह कि हमें कैसे याद रखेंगे कि अंतिम है, तो ये देखिए मुर्शीद, मुर्शीद में एक वर्ड आता है रसीद। तो अंतिम रसीद, आपने किसी की अंतिम रसीद काटी, दैट मीन्स मुर्शीद। ठीक है, तो अंतिम नायाब सूबेदार कौन था? मुर्शीद कुली खां। और अपॉइंट औरंगजेब ने उसे कब किया था नायब सूबेदार के पद पर? 1701 में। आगे हम देखते हैं, मुर्शीद ने नाजिम व दीवान के पद को एक कर दिया। देखो पहले दो पद अलग अलग होते थे, नाजिम और दीवान। दीवान जनरली की एडमिनिस्ट्रेटिव था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। नाजिम जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था। ये दोनों पद उसने क्या कर दिए? एक कर दिए। ठीक है, अब याद कैसे रखना कि किस रूलर ने दोनों पद एक कर दिए थे? तो हम मुर्शीद को पूरे टर्म में याद रखेंगे रसीद से। ये बताओ, जैसे दो लोग हों तो आपने दोनों की एक ही रसीद काट दी। किस किस की? नाजिम और दीवान की एक ही रसीद, दैट इज मुर्शीद। उसने बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत की। हालांकि बंगाल के नवाब मात्र की अनुशंसा मुगल बादशाह से प्राप्त करते रहे, लेकिन वास्तव में भी स्वतंत्र थे। इट मीन्स व्हाट? देखिए, अब इससे पहले क्या होता था, जो मुगल्स होते थे बंगाल के अंदर वही अपॉइंट करते थे गवर्नर को। लेकिन इसने क्या किया, इसने जो मुगल्स का जो डोमिनेंस था उसे ख़त्म करके वंशानुगत, दैट मीन्स हेरिडेटरी रूल स्टार्ट किया। ठीक है, और अब इसने अपने आप की स्वतंत्रता एग्जिस्ट करने लग गया। ठीक है, किसने? मुर्शीद कुली खान ने। मुर्शीद कुली खान 1704 में उसने अपनी जो कैपिटल था वो ढाका टू कहाँ पे ट्रांसफ़र किया था? मुर्शिदाबाद। तो ये जो 1704 का ये जो कैपिटल है 4, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट ईयर है, एग्जाम में पूछे जाने वाला। आगे है 1717 में फर्रुखचोड़ द्वारा मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार, दैट मीन्स गवर्नर ऑफ बंगाल। अब यहाँ पर आप दो चीज़ें देखिए कि औरंगजेब ने उसको जो अपॉइंट किया था वो किया था बंगाल का अंतिम नायाब सूबेदार। नायाब दैट मीन्स, अब ये जो नायाब का जो पद है ये मुगल्स के अंडर में होता था, मुगल्स एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये यहीं से हमें दिखता है कि अब तक तो मुगल्स का कुछ ना कुछ एस्टेब्लिशमेंट था, लेकिन 1717 के अंदर इसको क्या बोला गया? ये बंगाल का सूबेदार हो गया। दैट मीन्स अब देखो 1717 का तारीख देखिए। अब 1717 का जो सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है जो हमें याद होना चाहिए वो है फर्रुखसियर का फरमान, जो उसने जारी किया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को, दैट मीन्स ब्रिटिश को। तो अब एक तरफ उसी तारीख, जिस साल उसने फरमान जारी किया उसी साल उसने क्या किया है कि मुर्शीद कुली खां को बंगाल का सूबेदार अपॉइंट कर दिया है। तो ये भी कह सकते हैं कि डायरेक्ट मुगल्स के द्वारा अपॉइंट होने वाला जो अंतिम गवर्नर था वो कौन था? अंतिम रसीद, रसीद दैट मीन्स मुर्शीद।
अब देखो 1719 में उड़ीसा भी बंगाल के अधीन कर दिया। अब अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में कि उड़ीसा बंगाल के अधीन कब किया गया, तो देखो उड़ीसा ये दिख रहा है आपको, अब इसे ऐसे करो 19, उड़ीसा 19, ठीक है ना। तो हमें याद करने का हमारा यही तरीका है हिस्ट्री के अंदर कि हम नंबर्स से प्ले करते हैं, लेटर्स किस तरीके से बने हैं उन्हें भी देख के हम याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुर्शीद कुली खां ने बंगाल में राजस्व वसूली को सुदृढ़ किया। देखिए जब मुर्शीद कुली खां, अब एक बहुत नॉर्मल सी मुझे आप एक बात बताइए, ये थे मुगल्स, ठीक है। अब मुगल से ये अलग हो रहे हैं कौन, ये बंगाल के लोग हैं। अब जब बंगाल के लोगों को अगर वास्तव में मुगल से अलग होना है, इट मीन्स उन्हें अगर इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिश करनी ही है, तो यहाँ जो बंगाल के लोग हैं उनको अपना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पहले एस्टेब्लिश करना होगा। दैट मीन्स उन्हें अपना प्रशासन चलाने के लिए खुद के राजस्व स्रोत तलाशने होंगे। और इसी वजह से मुर्शीद कुली खां कुछ रेवेन्यू चेंजेस लाएगा। रेवेन्यू चेंजेस में उसने क्या देखा, जो छोटे छोटे ज़मींदार हैं वो उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू राजस्व नहीं दे पा रहे थे। इस वजह से उसने छोटे ज़मींदारों की क्या की, अनदेखी की, और उसने बढ़ावा किसे दिया, बड़े ज़मींदारों को उसने उसे प्रोत्साहित किया। साथ साथ में जो खालसा भूमि का विस्तार किया। अब खालसा भूमि का मतलब क्या होता था, जरा ये देखें, खालसा दैट मीन्स गवर्नमेंट लैंड, खालसा भूमि दैट मीन्स गवर्नमेंट लैंड, मतलब ये जो भूमि होगी ये नवाब की हुआ करती थी, बंगाल का जो सूबेदार था उसका। इसी अब गवर्नमेंट लैंड, जैसे गवर्नमेंट लैंड ये मान लेते हैं हमने ए आदमी को दे दिया, इस पे वो ए व्यक्ति खेती करेगा, तो ए का जो भी रेवेन्यू जाएगा वो डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, नवाब के पास जाएगा, बंगाल के गवर्नर के पास जाएगा, ये ठीक है। तो उसने क्या क्या किया, बड़े ज़मींदारों को प्रोत्साहित किया, खालसा भूमि का एक्सटेंशन हुआ। तो खालसा भूमि जब बढ़ी तो खेती करने के लिए उन्होंने जब लोगों को दिया तो लोगों ने उनको क्या दिया, राजस्व दिया। और इजारेदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा का मतलब होता है राजस्व वसूली ठेके पर, ठेके पर राजस्व वसूली को ही हम क्या बोलते हैं, इजारेदारी प्रथा। अब ओवरऑल अगर आप भूल जाएं तो एक चीज़ बस दिमाग में इतना याद रखना कि जो व्यक्ति ने अपना इंडिपेंडेंस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करी वही राजस्व व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेगा। तो जो भी राजस्व रिलेटेड जो भी एक्शंस या टास्क हैं वो कौन करेगा, मुर्शीद कुली खां। तो बड़े ज़मींदारों को प्रोत्साहन, खालसा भूमि का विस्तार, इजारेदारी प्रथा। देखिए एग्जाम में जब आपको क्वेश्चन बनाएगा ये क्वेश्चन दे सकता है, यहाँ पे आपको घुमा सकता है, क्या बोलेगा कि छोटे ज़मींदारों को प्रोत्साहन दिया और बड़े ज़मींदारों को उसने हतोत्साहित किया। अब एग्जाम में हमारा दिमाग ऐसे प्ले कर सकता है कि हाँ बड़े ज़मींदार रहे होंगे तो वो ज़्यादा पावरफुल थे, अगर वो ज़्यादा पावरफुल थे तो उसने उनको कमज़ोर बनाने की कोशिश करी होगी। इस वजह से हमें ये लगेगा कि हाँ उसने बड़े ज़मींदारों को प्रोत्साहित नहीं करके हतोत्साहित किया, दैट मीन्स डिमोटिवेट किया है, जबकि छोटे ज़मींदारों को उसने प्रोत्साहित किया। ऐसा दिमाग हमारा एग्जाम में चलेगा, बट हमें याद रखना है कि क्या उसकी नीड्स क्या थी, टू इंक्रीज हिज रेवेन्यू, दैट्स वाई ही सपोर्टेड बिग लैंडलॉर्ड्स एंड नॉट द स्मॉलर वंस। इसके अलावा उसने और राजस्व बढ़ाने की कोशिश करी तो उसने तकावी ऋण दिए, दैट मीन्स ये लोन होता था, और किसे दिया है, जो बड़े वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग, दैट मीन्स एलीट क्लास को दिया है। फार्मिंगर की रिपोर्ट के अनुसार मुर्शीद कुली खां के राजस्व सुधारों के कारण बंगाल का वार्षिक राजस्व लगभग कितना हो गया था, 1.5 करोड़ रुपए। उस समय का ये बहुत हैप्टी अमाउंट था। और रिपोर्ट किसकी है, फार्मिंगर की रिपोर्ट, ठीक है। मुर्शीद कुली खां के समय में 3 विद्रोह हुए हैं, कौन कौन सा, सीताराम, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद ने, इन तीनों ने मिलकर एक विद्रोह किया। दूसरा विद्रोह सुजात खां, तीसरा विद्रोह नजात खां, ठीक है। तो सुजात खां नजात खां विद्रोह किसके टाइम पे हुए हैं, देखो जो सबसे पहले व्यक्ति आएगा उसी ने चेंजेस करने की कोशिश करी, तो फिर सीधी सी बात है जब भी कभी कोई बदलाव आता है तो उनका विरोध होता है, तो 3 विद्रोह भी देखने को मिलो। और चेंजेस किसने किए थे, मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधा राजस्व एकत्रित करता था। वही बात है, जैसे कि ये खालसा लैंड हो गया, तो खालसा लैंड पे उसने जो भी इजारेदारी ठेका स्टार्ट किया था तो ऑफिशियल्स रेवेन्यू सरकार तक पहुंचा रहे थे, उनको बोलते थे क्या, इजारेदार। इसी से वर्ड निकला है हमारी इजारेदारी प्रथा, मतलब ठेके पर क्या, राजस्व वसूल करना। उसने किसी को भी ठेका दे दिया कि हमें बस इतना रुपए, जैसे हमें बस इतना आप क्या 50,000 रुपये ला कर दो, इससे ज़्यादा चाहे वो कितना भी वसूले, इससे उसको मतलब नहीं है, बस उसे 50,000 चाहिए, तो ठेका हो गया इतने का, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल के रूलर्स को हमें क्रम में याद रखना है। तो सबसे पहले मुर्शीद कुली खां को जो हमने याद कर लिया, इसका कार्यकाल कितना था, 17 से लेकर 1727, यानी कि 10 साल में।
आगे देखते हैं शुजाउद्दीन 27 से लेकर 39। तो पहले मुर्शीद फिर शुजाउद्दीन देखते हैं। अब शुजाउद्दीन जब था तो इसको अपॉइंट किसने किया है? मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने। इसके समय में बिहार और बंगाल के अधीन कर दिया गया। इसके समय में क्या 1733 में बिहार भी बंगाल के अधीन कर दिया गया। याद करने का तरीका जैसे यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर कैसे याद किया था? 19 उड़ीसा, ये 19 लिखा है, इसको छोड़ दो, आप ऐसे देखो ना 19 उड़ीसा। इसी तरीके से आप ये देखो बिहार और बंगाल, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर आप इसे लिख के देखो बिहार एंड बंगाल। अब देखो बी और बी, अब ये तारीख दे दी आपको एग्जाम में कि किस तारीख को। जैसे एक ऑप्शन है 1722, एक है 1731, एक है 1732, एक है 1733। अब ये 4 ऑप्शन हैं कि बिहार को बंगाल के अधीन कब किया गया। तो ये देखो, देखिए ये बी किस टाइप का दिख रहा है, ये बी और बी देखिए कैसा दिख रहा है। बी ऐसा है, ऐसे ही तो बी बनता है। तो देखो ये 3 ऐसा बन रहा है और 2 बार बी है, एक बार बंगाल का एक बार बिहार का, तो 2 3 हो गया। तो याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है जो मैं आपको अपने हर एक लेक्चर्स में डिलीवर करता रहूँगा। तो बिहार और बंगाल का जो मतलब डिपेंडेंसी अटैच कब हो गया? 1733 में। यह मुर्शीद का उत्तराधिकारी बना व मुगल दरबार में राजस्व भेजता रहा, लेकिन व्यवहार में पूर्णतः स्वतंत्र रहा। देखो नाम के लिए उसने मुगलों से पंगा नहीं लिया। जट भाई जो राजस्व यहाँ पे मिलता था वो मुगल दरबार में भेजता रहा, तो मुगल्स को भी लगा कि हमारे एलाई ही हैं। 1732 में शुजाउद्दीन ने अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब सूबेदार नियुक्त कर दिया। क्लियर? आगे देखते हैं अब हम सरफराज 1739 से 40 देखते हैं। अब देखो सबसे पहले रूलर था मुर्शीद, फिर शुजाउद्दीन और अब आया है सरफराज। ये क्रम याद रखना है, मैं इसको लास्ट में याद करने का तरीका बता दूंगा। देखो सरफराज और अलीवर्दी, इनके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट हुआ था वो युद्ध हुआ था गिरिया या फिर घेरिया। कब? 1740 में। अब देखो याद कैसे रखना है कि 40 लोगों ने आपको घेर लिया, ठीक है, 40 लोगों ने घेर लिया, दैट मीन्स 1740 में घिरिया। अब देखना अब कौन कौन किस किस के बीच में हुआ है। एक तो अलीवर्दी खां है और दूसरा है सरफराज, ठीक है ना। अब याद कैसे रखो कि कोई व्यक्ति वर्दी पहने था और वर्दी पहने व्यक्तियों ने घेरा है, 40 लोगों ने घेरा है और वो कैसे? वर्दी पहने हैं, ठीक है ना। और वो तो एक को तो 40 लोगों ने घेरा वर्दी, तो अलीवर्दी हो गया, और दूसरा कैसे याद, हमें आपको नाम याद रखना है कि सरफराज है, ठीक है ना। तब वो, और वो कैसे लोग हैं? सिरफरे लोग हैं, सरफराज। इस तरीके से हमें याद रखना। आगे देखते हैं अलीवर्दी खां। सरफराज ने मुगल दरबार को दिए जाने वाले कर में कमी कर दी। अब देखो कर में कमी किसने की है, ये अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो कर में कमी। अब देखना वो व्यक्ति कैसा था? सिरफरा था। व्यक्ति कैसा था? सिरफरा था, इसी वजह से उसने उसमें कमी कर दी। आगे देखते हैं अलीवर्दी खां 1740 से 56। अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण स्वतंत्र हो गया। देखो अलीवर्दी खां के काल में बंगाल दिल्ली से पूर्ण कंप्लीट फ्रीडम कहाँ पे मिली है? कब? किसके शासनकाल में? अलीवर्दी। तो याद कैसे रखो, जब आपको पूर्ण इंडिपेंडेंस मिल गई होगी तो फिर आपने अपनी खुद की वर्दी पहनी होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंस हो गए ना अब आप। तो अलीवर्दी यह बंगाल की वास्तविक स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है। किसको? अलीवर्दी खां को। उसने प्रारंभ में 2 करोड़ रुपए दिल्ली दरबार में नजराने के रूप में भेजने के बाद नजराना भेजना व नियुक्तियों के लिए अनुशंसा प्राप्त करना बंद कर दिया था। एक बार तो उसने 2 करोड़ रुपए भेजा था, लेकिन उसके बाद उसने फिर कभी नहीं भेजा। और अगर इन फ्यूचर उसको कोई न्यू अपॉइंटमेंट करनी होती थी तो वो मुगल्स से उसके लिए परमिशन नहीं लेता था, खुद के सील्स एंड साइंस पे ही उसको अपॉइंट कर देता था। अब बात क्या प्रॉब्लम हुई कि जब अलीवर्दी खान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर एस्टेब्लिश किया, तो अब देखो मैं इसे आपको इस सिचुएशन से एक क्वेश्चन यहाँ से समझा रहा हूँ। जैसे कि ये बंगाल का एरिया मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो यहाँ पर हैं आपके कौन से? मराठास हैं। अब यहाँ पर थे कौन? मुगल्स। तो अब जब ये बंगाल अपने आप को इंडिपेंडेंट इन्होंने डिक्लेयर किया तो मराठास को क्या लगा कि मुगल्स से ये आज़ाद हो रहे हैं तो ये कमज़ोर होंगे, तो मुगल्स ने यहाँ पर अटैक्स करते हैं मुगल्स। और मुगल्स जब मराठास अटैक करते हैं कहाँ पे? बंगाल्स पे, नॉट मुगल्स। तो मुगल्स तो वैसे भी कमज़ोर हो गए हैं, तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मराठास ने अटैक किया है कहाँ पे? बंगाल में। अब जो ड्यूरेशन है वो है 1751। तो लेकिन देखो अब ये जो था अलीवर्दी खां इतना भी पावरफुल नहीं था कि उस समय ये मराठास को कंटेन कर सकता।
तो अलीवर्दी खां इनसे थक गया, बोला भाई साहब रोज़ रोज़ अटैक करने से बेहतर है आप बता दो ना कि आपको क्या चाहिए। तो मराठास खुश होगा, मराठास ने कहा देखो हमें जो चाहिए है वो क्या चाहिए, यहाँ पे देखते हैं कि हमें 12 लाख तो रुपए दो आप, ठीक है ना, और सालाना चौथ के रूप में, क्या है चौथ, और उड़ीसा भी मराठाओं को इस शर्त पर हमको दे दिया जाए कि फिर भी कभी बंगाल में प्रवेश हम नहीं करेंगे। तो मराठास ने उन्हें अपनी डिमांड बता दी कि हमारी डिमांड्स क्या हैं, डिमांड्स है 12 लाख रुपए और उड़ीसा, दो चीज़ों पर, ठीक है। अलीवर्दी खान ने दे दिया और वो मराठाओं से बार बार उनके अटैक से रिलीफ उसको मिल गया। अलीवर्दी खां को 1748 में मुस्तफा खां के नेतृत्व में अफगान विद्रोह का भी सामना करना पड़ा। अब ये पूछ लिया जाए कि अफगान विद्रोह का सामना किसके टाइम पे हुआ था, तो अब बोलोगे क्या, हाँ अफगान अलीवर्दी, आ से अफगान, याद करने का तरीका क्या है, आ से अफगान, आ से अलीवर्दी, क्लियर। अलीवर्दी खां को दिल्ली में महावर जंग की उपाधि मिली थी। अब देखो कैसे याद रखना है महावर जंग की उपाधि, सबसे पहली बात याद रखो कि जो बंगाल है, बंगाल का सबसे पावरफुल रूलर ही कौन हुआ, अलीवर्दी खां। लेकिन तब भी पूछो देखो महावर किसको कहा जाता है, महावर कहा जाता है जो हाथी को चलाता है। तो देखो अब हाथी एक ऐसे दिमाग में याद करो कि हाथी को चलाने वाला कैसे, वर्दी पहन के हाथी को गाइड करता है। अलीवर्दी खान ने अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता व फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया। देखो अब अलीवर्दी खान बहुत इंसाइटफुल रूलर था, तो उसने देखो उस समय ब्रिटेन वो बंगाल के अंदर ब्रिटिश और फ्रेंच दोनों ही पावर्स आ चुकी थी। फ्रेंच थे ना, उनका जो अड्डा था वो था चंद्रनगर, क्लियर, और ब्रिटिश का जो अड्डा था वो था कलकत्ता, या फिर जिसको बोलते कासिम बाजार। तो उसने ब्रिटिश को भी बोला कि आप कलकत्ता को फोर्टिफाइड मत करो, किलेबंदी की ज़रूरत क्या है, मतलब दैट मीन्स वहाँ पे आप अपनी सेना क्यों बना रहे हैं। और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों को भी बोला कि आप लोग तो व्यापारी हैं, आपको सेना की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। उसने क्या कहा था कि तुम व्यापारी हो, तुम्हें किलों की क्या करना है। फ्रांसीसी तो मान गए थे लेकिन अंग्रेज नहीं माने थे, और आगे चलकर यही प्लासी, बैटल ऑफ जो प्लासी होगा उसके लिए ये ग्राउंड फाउंडेशन डाल रहा है। अलीवर्दी खान ने मृत्यु से पूर्व अपने नाती, अब अलीवर्दी खान का नाती कौन हुआ, सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु अब देखो जब अलीवर्दी खान ने अपने नाती को अपॉइंट कर दिया, किंतु पूर्णिया के फौजदार शौकत जंग व अलीवर्दी की बेटी घसीटी बेगम ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दे दी। देखो हुआ ये है कि अलीवर्दी खान ने अपने बेटे को तो अपॉइंट किया नहीं, तो उस नाती को अपॉइंट किया। जब नाती को अपॉइंट किया तो उसकी सिराजुद्दौला की को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। किंतु पूर्णिया के एक फौजदार था, पूर्णिया यानी कि आज का बिहार का एक इलाका है, उसका नाम है शौकत जंग, और अलीवर्दी खां की बेटी, डेट मीन्स कि अलीवर्दी खां की बेटी यानी कि सिराजुद्दौला की ये कौन हो गई, ये बुआ जी हो गई, ठीक है ना, आई थिंक ये बुआ जी की हो गई, ठीक है, सॉरी सिराजुद्दौला की ये मौसी हो गई, ने सिराजुद्दौला के दावे को चुनौती दे दी। अब ये पूछ सकते हैं आपको कि सिराजुद्दौला की जो क्लेम था उसको चैलेंज किया किस किसने, तो क्या बोलोगे, पूर्णिया का फौजदार शौकत जंग और उसकी मौसी घसीटी बेगम। इससे दरबारी गुटबंदी बढ़ी व ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसका फायदा उठाकर बंगाल में पैर जमा ली। अब दो गुट डिवाइड हो गए, एक घसीटी बेगम का गुट था और दूसरा गुट था किसका, एक सिराजुद्दौला का, दूसरा गुट बन गया घसीटी बेगम का। जब आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं तो फायदा उठाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों के बारे में कहा था, ये मधुमक्खी के समान है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो वो डंक मारेंगी। अभी स्टेटमेंट जब आएगा पूछेगा कि ये किसने बोला है, तो देखो शहद याद रखो, बस शहद। तो शहद आप ऐसी कोई वर्दी पहन के गए हैं जिसमें शहद लगा है, जिसमें आपकी मधुमक्खियाँ आपको देखकर ही आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं। अलीवर्दी खान ने कहा, भाई अंग्रेजों को बंगाल भूमि से निकाल तो सकता है परंतु ऐसा करने से समुद्र में आग लग जाएगी। दैट मीन्स कि अगर उसने ऐसा कोई भी एक्शन लिया तो फिर बंगाल में तबाही होगी, दैट मीन्स बैटल्स एंड वॉर्स होंगे। अलीवर्दी खान ने अपने उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला को एक बार कहा था कि अंग्रेज, फ्रांसीसी और एवं डच को एक साथ निर्बल मत करना, तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं, पहले उनका अंत करना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सिराजुद्दौला का अब एज शुरू होगा, जो कि हम एंगल बंगाल का जो युद्ध है, जो ट्राइंगल है, उसके अंदर हम देखेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर दिस लेक्चर। हम अब अगला टॉपिक जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू एवरीवन।